हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएक्स मॉन्क साइकोलॉजी क्लासेस। आज हम रिसर्च मेथड्स के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे, सर्वे रिसर्च। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। ये टॉपिक मैं इग्नू के मास्टर्स इन साइकोलॉजी के फर्स्ट ईयर का सिलेबस है उससे पढ़ा रहा हूँ। सब्जेक्ट का नाम है रिसर्च मेथड्स, सब्जेक्ट कोड है MPC 005 और आज हम ब्लॉक 2 का यूनिट 1 का चैप्टर कवर करेंगे जिसका नाम है सर्वे रिसर्च। तो इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी से स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक कॉन्टेक्स्ट से सर्वे रिसर्च क्या होता है इसको समझने की कोशिश करते हैं। सोचिए, आपको जानना है कि एक नई चॉकलेट जो मार्केट में आई है वो कैसी चल रही है। तो आप लोगों से पूछ सकते हैं। तो कैसे पूछेंगे? आप पूछ सकते हैं, क्या आपने ये चॉकलेट ट्राई की? आपको इसका टेस्ट कैसा लगा? आप इस तरीके से लोगों से पूछ सकते हैं। तो ये सर्वे रिसर्च का एक सिंपल एग्जाम्पल है, कैसे आप लोगों के आंसर्स को एनालाइज करके समझ सकते हैं कि चॉकलेट पॉपुलर है कि नहीं। तो ये था एक कॉन्टेक्स्ट जिससे हमने समझा सर्वे रिसर्च क्या होता है। अब हम लोग डिटेल में इसको जानेंगे। तो सबसे पहले आता है इसका इंट्रोडक्शन। तो सर्वे रिसर्च का एक ऐसा तरीका है जिसमें हम लोगों से उनके थॉट्स, बिहेवियर्स या ओपिनियंस के बारे में पूछते हैं। ये कैसे होता है? आप सिंपल क्वेश्चन पूछ सकते हो फीडबैक फॉर्म के थ्रू, यानी एक फॉर्म होता है उसमें वो फिल करके लोग भर के दे देंगे, उसके थ्रू आप पूछ सकते हो। या फिर वन ऑन वन बात करके, यानी डायरेक्टली लोगों से बात करके भी आप पूछ सकते हो। और जो भी वो लोग फीडबैक देंगे उस डेटा को आप कलेक्ट करेंगे। इसका मेन पर्पस होता है लोगों से डेटा कलेक्ट करना, जिससे हमें पता चले कि लोग क्या सोच रहे हैं या क्या कर रहे हैं। जैसे अगर आपको ये जानना है कि लोग एक नई चीज़ के बारे में क्या सोच रहे हैं तो आप सर्वे का इस्तेमाल करेंगे या आप सर्वे कर सकते हैं। तो इस यूनिट में हम ये सब समझेंगे, सर्वे रिसर्च क्या होता है, इसके मेथड्स और टाइप्स क्या होते हैं, ये क्यों इम्पोर्टेंट है और इसका हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो चलिए अब समझते हैं सबसे पहले कॉन्सेप्ट और मीनिंग ऑफ सर्वे रिसर्च। क्या इसका कॉन्सेप्ट होता है और इसका मीनिंग क्या होता है। तो सर्वे रिसर्च का एक ऐसा मेथड है, यानी कि एक रिसर्च का मेथड है सर्वे। तो सर्वे रिसर्च का एक ऐसा मेथड है जिसमें हम लोगों से सिस्टमेटिकली डेटा कलेक्ट करते हैं, यानी कि डेटा कलेक्शन का एक मेथड है। ये कैसे होता कैसे है? इसमें जो है स्टैंडर्डाइज्ड क्वेश्चनेयर्स होते हैं, मतलब एक स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं, या फिर इंटरव्यूज का यूज करके भी हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं इसमें। तो लोगों का एक ग्रुप जिसको पॉपुलेशन कहते हैं, उसमें से कुछ लोगों को हम सेलेक्ट करते हैं। तो उनको सेलेक्ट किया जाता है जो किसी एक कॉमन चीज में सिमिलर होते हैं, यानी कोई ना कोई उनका ट्रेट सिमिलर होता है। तो ऐसे लोगों को सेलेक्ट किया जाता है, जैसे कि एक ही एज ग्रुप या इंटरेस्ट के लोग। तो डेटा कलेक्ट करने के दो तरीके होते हैं इसमें। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, यानी कि फेस टू फेस बात करके या फिर देख के आप डायरेक्ट जो है डेटा कलेक्ट करते हैं। दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, जैसे किसी सर्विस, जैसे कि लाइब्रेरी, प्रोडक्ट एक्सेट्रा के बारे में ओपिनियन लेना लोगों से। तो आप डायरेक्टली इसको ऑब्जर्व नहीं करके लोगों का ओपिनियन लेते हैं, तो इसलिए इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन है। तो ये मेथड ज़्यादातर लार्ज ग्रुप्स के लिए यूज होती है, जैसे किसी नई पॉलिसी या प्रोडक्ट के इफेक्ट को समझने के लिए। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं सर्वे रिसर्च के स्टेप्स को समझते हैं। तो अब मुझे लगता है कि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा सर्वे रिसर्च के बारे में। तो सर्वे जो है रिसर्च का एक तरीका है जिसमें हम क्वेश्चन पूछ के, चाहे वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, हम डेटा कलेक्ट करते हैं यूजर से, फिर उसको एनालाइज करते हैं। तो सर्वे रिसर्च के स्टेप्स कौन कौन से होते हैं, मतलब हम कैसे वो डेटा कलेक्ट करते हैं और कैसे सर्वे करते हैं। तो सबसे पहले एम्स और ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करना होता है, यानी कि पहले ये डिसाइड करना होता है कि सर्वे किस टॉपिक पर है। जैसे कि अगर आपको पता करना है कि स्कूल के बच्चे ऑनलाइन क्लासेस पसंद करते हैं या नहीं, तो ये आपका एम हो गया। अब एम्स और ऑब्जेक्टिव डिफाइन करने का पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस ये होता है कि गोल्स जो हैं हमारे क्लियर हो जाएं, यानी हमें क्या करना है। जैसे कि इस एम में हमें ये समझ में आ रहा है कि हमारा गोल क्या है, बच्चों की प्रेफरेंस और प्रॉब्लम्स को समझना। अब हमने जब एम्स और ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन कर लिया, अब हमें सेकंड स्टेप आता है टारगेट पॉपुलेशन आइडेंटिफाई करना, यानी कौन हमारे यूजर्स होंगे जिनको हमें, टारगेट यूजर्स या टारगेट पॉपुलेशन, जिनसे हमें ये चीज़ आइडेंटिफाई करनी है। तो डिसाइड करो कि सर्वे किन लोगों पर करना है।
यानी कि जब आप डिसाइड करते हैं कि सर्वे जो है किन लोगों पर करना है, जैसे कि स्कूल के स्टूडेंट्स, जैसे क्लास 6 से लेके 8 तक के बच्चे, ये आपने चुना, तो सबका एक कॉमन फीचर होगा, वो सब ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते हैं। यानी कि आप उन्हीं बच्चों का तो जो है रिसर्च में इंक्लूड करेंगे जो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते हैं। तो ये एक कॉमन फीचर हो गया सभी बच्चों के अंदर, और आपने टारगेट किया क्लास 6 से लेके क्लास 8 तक के बच्चे। तो ये हो गया आपका टारगेट पॉपुलेशन, इनको भी आपने आइडेंटिफाई कर लिया। अब टारगेट पॉपुलेशन आइडेंटिफाई करने के बाद आपको सर्वे जो है डिज़ाइन करना पड़ता है। तो अगला स्टेप है सर्वे डिज़ाइन। सर्वे डिज़ाइन में आप क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि डेटा कैसे लेना है, किस फॉर्मेट में लेना है, उन स्टूडेंट से डेटा किस तरीके से और किस फॉर्मेट में लेना है। तो अलग अलग फॉर्मेट हो सकते हैं, तरीके हो सकते हैं, जैसे कि क्वेश्चनेयर, यानी कि आप ढेर सारे क्वेश्चन बनाते हैं और स्टूडेंट से उसका आंसर लेते हैं। दूसरा तरीका हो सकता है इंटरव्यू, यानी आप डायरेक्टली जो है स्टूडेंट से बातचीत करके उनसे डेटा कलेक्ट करते हैं। या फिर ऑनलाइन फॉर्म होता है, वो दे देते हैं आप स्टूडेंट्स को भरने के लिए, और ऑनलाइन फॉर्म से आप डेटा कलेक्ट कर लेते हैं। तो आपको डिसाइड करना होता है कि कौन सा फॉर्मेट आप चूज करेंगे, क्वेश्चनेयर, इंटरव्यू या फिर ऑनलाइन फॉर्म। तो इस स्टेप में हम सर्वे को डिज़ाइन करते हैं। तो जैसे कि गूगल फॉर्म बना के पेरेंट्स और स्टूडेंट से आप फिल करवा सकते हैं, तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। तो सबसे पहले क्या करना होता है, एक पायलट स्टडी करना चाहिए आपको, जैसे 5-10 लोगों पर टेस्ट करना कि क्वेश्चन जो है समझ में आ रहे हैं कि नहीं। तब जब आप देख लेंगे कि लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, आपके ही 5-10 लोग हो सकते हैं वो, उसके बाद आपको जो है टारगेट जो आपका यूज़र है उसको वो क्वेश्चनेयर देना चाहिए, ताकि उनको वो चीज़ समझ में आ जाए। अब जो है आपने सर्वे डिज़ाइन कर लिया। सर्वे डिज़ाइन करने के बाद रिप्रेजेंटेटिव सैंपल सेलेक्ट करना, यानी कि पूरी पॉपुलेशन का एक छोटा ग्रुप सेलेक्ट करना जो सबको रिप्रेजेंट करे। अब इसमें जो है आप सारे बच्चों को तो आप सेलेक्ट नहीं कर सकते, तो करना क्या होगा, जैसे कि अगर स्कूल में 200 बच्चे हैं, तो 20-30 बच्चों का ग्रुप ले लो आप, जो अलग अलग क्लास और बैकग्राउंड के हों। तो इस तरीके से आप पॉपुलेशन में से एक सैंपल को चुनेंगे, रिप्रेजेंटेटिव सैंपल सेलेक्ट करना। अब जो है हमने रिप्रेजेंटेटिव सैंपल अपना सेलेक्ट कर लिया, यानी कि 200 में से 20-30 बच्चों का ग्रुप हमने सेलेक्ट कर लिया। अब जो है हमें सर्वे कंडक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो सर्वे कंडक्ट करने के लिए क्या क्या चाहिए, अपने टूल्स, जैसे कि आप गूगल फॉर्म का यूज़ कर सकते हैं, फ़ोन कॉल का यूज़ कर सकते हैं, यानी कि किसके थ्रू आप डेटा को कलेक्ट करेंगे, वो टूल्स आपके रेडी होने चाहिए। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो भी आप कर रहे हैं सर्वे कंडक्ट करने के टाइम पे, सब कुछ सिस्टमेटिकली हो। सर्वे कंडक्ट करने के बाद क्या होगा, अगला स्टेप आता है डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, यानी अब जो है आपके पास सारा डेटा आ गया सर्वे के थ्रू। अब जो है उस डेटा को आपको एनालाइज करना पड़ेगा और फिर उससे कुछ इंटरप्रेट करना पड़ेगा। तो कलेक्ट किया गया डेटा ग्राफ्स या सॉफ्टवेयर से प्रोसेस करना चाहिए आपको। अगर आप गूगल फॉर्म में डेटा कलेक्ट करते हैं, तो वो अपने आप ही क्या करता है, उसको ग्राफ्स और अलग अलग विजुअल रिप्रेजेंटेशन, जैसे कि ग्राफ्स हो गए, पाई चार्ट हो गया, बार चार्ट हो गया, तो इसके फॉर्मेट में गूगल उसको खुद से करके दे देता है, तो आपके लिए उसको समझना जो है आसान हो जाएगा। जैसे कि अगर 80% बच्चे बोलें कि उन्हें ऑनलाइन क्लासेस पसंद नहीं है, तो इसका मतलब समझ लो कि ऑफलाइन क्लासेस की ज़रूरत है। तो अब जो है आपके पास सारे स्टूडेंट्स का डेटा आ गया। अब उसको आपको एनालाइज करना है और उससे एक कंक्लूजन तक पहुंचना है। जैसे कि अगर 80% बच्चे बोल रहे हैं कि उन्हें ऑनलाइन क्लासेस पसंद नहीं है, आपके पास जो डेटा आया है उसमें 80% बच्चे ये बोल रहे हैं कि उन्हें ऑनलाइन क्लासेस पसंद है ही नहीं, तो इसका मतलब समझ लीजिए आप कि ऑफलाइन क्लासेस की ज़रूरत है। अब जो है आपने डेटा एनालिसिस कर लिया और उससे इंटरप्रेट किया कि ऑफलाइन क्लासेस की ज़रूरत है। अब जो है आप रिपोर्ट प्रिपेयर करेंगे, इसका अगला स्टेप है रिपोर्ट प्रिपरेशन। तो एक रिपोर्ट बनाइए आप, जिसमें एम्स, फाइंडिंग्स और लास्ट में कंक्लूजन, सब कुछ आपने जो जो किया सब कुछ उसमें लिखा हो। जैसे कि रिपोर्ट बताती है कि ज़्यादातर बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस डिफ़िकल्ट लगती है, ये आपका रिपोर्ट का कंक्लूजन होगा। ठीक है, रिपोर्ट आपका तैयार हो गया। अब रिपोर्ट तैयार करने के बाद आपका लास्ट स्टेप होता है, आपने जो भी फाइंडिंग्स की है, यानी कि जो भी आपको रिजल्ट्स मिले हैं, उनको शेयर करना, उनको साझा करना बाकी लोगों के साथ, ताकि वो भी लोग जान सकें कि आपने क्या क्या रिसर्च किया और आपकी क्या फाइंडिंग्स हैं। तो अपने रिजल्ट्स को उन लोगों तक पहुंचाना जो रिलेटेड हैं, जैसे स्कूल की मैनेजमेंट, जैसे कि सजेस्ट करिए आप कि ऑनलाइन क्लासेस के इश्यूज सॉल्व करने के लिए क्या करना चाहिए, जैसे कि हाइब्रिड क्लासेस कर सकते हैं, यानी कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों का मिक्स, ये आप सजेशन दे सकते हैं।
तो इस तरीके से आप सर्वे रिसर्च कंडक्ट करेंगे और ये थे स्टेप्स सर्वे रिसर्च के। अब जो है हम जानेंगे कौन कौन से मेथड्स होते हैं और कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं सर्वे रिसर्च में जो यूज होते हैं। तो सर्वे रिसर्च के लिए डेटा कलेक्ट करने के कुछ कॉमन तरीके होते हैं, तो उनको हम लोग समझते हैं। तो डेटा कलेक्ट करने के लिए सबसे जो पहला तरीका इसमें बताया गया है वो है सैम्पलिंग, जो हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा भी था और उसका वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ। तो सैम्पलिंग फिर से बता देता हूँ क्या होता है। सैम्पलिंग का मतलब है पूरी पॉपुलेशन यानी लोगों का ग्रुप में से जो है आप छोटा ग्रुप बनाते हैं, बड़े ग्रुप से छोटा ग्रुप बनाते हैं और चूज करते हैं उन लोगों को जो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करें। ठीक है। अब जो है सैम्पलिंग हम लोग करते क्यों हैं? क्योंकि पूरी पॉपुलेशन को स्टडी करना मुश्किल होता है। तो क्या करते हैं हम लोग, एक छोटे सैंपल से डेटा कलेक्ट करते हैं। जैसे कि अगर आपको एक कंपनी के एम्प्लॉयज़ का जॉब सेटिस्फैक्शन समझना है कि कितने वो लोग अपने जॉब से सेटिस्फाइड हैं, तो हर डिपार्टमेंट से 10 लोगों का ग्रुप सेलेक्ट कर सकते हैं आप और उनसे जो डेटा लेंगे ज़्यादातर केस में वो पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता हुआ होगा। तो ये होता है सैम्पलिंग, एक तरीका डेटा कलेक्ट करने का। अब जो है कौन कौन से टेक्निक्स होते हैं सैम्पलिंग में, ये भी हमने पुराने वीडियो में, इससे पीछे जो वीडियो मैंने डाला था उसमें बहुत डिटेल में समझाया हुआ था, लेकिन इसमें थोड़े से कुछ स्टेप दिए हुए हैं, टेक्निक्स दिए हुए हैं, तो कोई नहीं, उसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहला टेक्निक जिसमें बताया गया है वो है रैंडमाइजेशन, यानी कि सबको इक्वल चांस दिया जाता है सेलेक्ट होने का। जैसे कि लॉटरी सिस्टम, यानी ढेर सारे लोग हैं तो आप किसी को जो है जानबूझकर सेलेक्ट नहीं करते हैं, वहाँ पे सबके पास इक्वल चांस होता है, कोई भी सेलेक्ट हो सकता है, रैंडमली आप सेलेक्ट करते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं रैंडमाइजेशन। तो ये एक सैम्पलिंग टेक्निक है। दूसरा जो टेक्निक इसमें बताया गया है वो स्ट्रेटिफिकेशन, यानी कि पॉपुलेशन को ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, जैसे एज के बेसिस पे या जेंडर के बेसिस पे, और हर ग्रुप में से डेटा लेते हैं। तो इससे हमारे पास वेरिड डेटा आता है, अलग अलग तरह का डेटा आता है। दूसरा जो तरीका है वो है क्वेश्चनेयर, जो अभी हमने पढ़ा था। तो क्वेश्चनेयर क्या होता है? इसमें क्या होता है, ये एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस होता है जो लोग लिख कर आंसर करते हैं, यानी कि आप ढेर सारे क्वेश्चंस बना देते हैं और उसमें आंसर की जगह छोड़ देते हैं, तो लोग जो हैं लिख लिख के उसको आंसर करते हैं। ये क्यों यूजफुल होता है? तो लार्ज ग्रुप से एक साथ डेटा कलेक्ट करना ईजी होता है, यानी आपने क्वेश्चन बना लिया और सबको बांट दिया, आप जो है एक साथ ढेर सारे लोगों का डेटा आप ले सकते हैं। डायरेक्टली अगर आप लोगों के पास जाएंगे तो हर बंदे पे आपको टाइम लगाना पड़ेगा, तो क्वेश्चनर आपका वो लार्ज ग्रुप के साथ डेटा कलेक्ट करना ईजी कर देता है। अब जो है क्वेश्चनर कौन कौन से टाइप्स के होते हैं? सबसे पहले होता है मेल सर्वे। इसमें क्या होता है, क्वेश्चनर जो आप बनाते हैं यानी क्वेश्चन का जो सेट आप बनाते हैं वो ईमेल के थ्रू भेजा जाता है। आपने हजारों लोगों को एक साथ मेल कर दिया और उनको बोल दिया कि ये क्वेश्चन के आंसर फिल करके आप भेज दो। ठीक है, ये कितना ईजी तरीका है और कितना अच्छा तरीका है कि एक साथ आप कितने ढेर सारे लोगों का डेटा आप कलेक्ट कर सकते हैं। तो मेल सर्वे ये सबसे पहला टाइप बताया गया इसमें। इसका एडवांटेज ये है कि ये सस्ता है और जल्दी आपको आपके आंसर्स मिल जाते हैं, डेटा कलेक्शन जल्दी हो जाता है और इसमें आपका कोई पैसा भी नहीं लगता है। लेकिन इसकी लिमिटेशन भी है। क्या लिमिटेशन हो सकती है इसकी? डिटेल्ड क्वेश्चंस का जवाब मुश्किल होता है, यानी जिस क्वेश्चन में आपको ज़्यादा डिटेल में आंसर चाहिए होता है वो आप मेल पे किसी से कैसे ले सकते हैं? हर कोई शॉर्टकट में आंसर देना चाहता है मेल्स पे। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो इनके आंसर तो लोग दे सकते हैं, लेकिन जिसमें आपको डिटेल में आंसर चाहिए हो वो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ सकती है मेल सर्वे वाले तरीके में। तो ये इसकी लिमिटेशन हो गई। दूसरा जो क्वेश्चनर का तरीका है वो ग्रुप एडमिनिस्टर्ड क्वेश्चनर है। ये क्या होता है? ग्रुप एडमिनिस्टर्ड क्वेश्चनर, यानी एक ग्रुप को इकट्ठा करके क्वेश्चन दिए जाते हैं, यानी जिन लोगों को आपने सेलेक्ट किया है एक ग्रुप को, उनको आपने क्वेश्चन दे दिया, अब वो लोग उसको आंसर करेंगे। इसका एडवांटेज क्या होता है? अगर किसी को डाउट हो तो तुरंत क्लियर किया जा सकता है, यानी अगर ग्रुप में जो लोग क्वेश्चन को आंसर कर रहे हैं, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हुई, डाउट हुआ, तो वहीं डायरेक्टली खड़े होकर वो लोग पूछ सकते हैं, तो आप तुरंत उसका आंसर कर सकते हैं। ये इसका एडवांटेज है। अगला जो तरीका है वो है हाउस होल्ड ड्रॉप ऑफ सर्वे। इसमें क्या होता है, रिसर्चर जो है खुद क्वेश्चनर डिलीवर और कलेक्ट करता है, घर घर जाके वो क्वेश्चनर जो है लोगों को दे देता है या उनसे जाके पूछ लेता है और खुद फिल कर लेता है और फिर जाके उसको वापस से कलेक्ट कर लेता है। इसमें क्या होता है, कभी कभी टाइम भी दे देते हैं कि आप इतना टाइम है, आप फिल करके दे दीजिएगा, हम आके कलेक्ट कर लेंगे। तो ये है हाउस होल्ड ड्रॉप ऑफ सर्वे। इसका एडवांटेज क्या है? जो रिस्पोंडेंट्स हैं अपने टाइम पर रिलैक्स होकर जवाब दे सकते हैं, यानी जो आपके रिस्पोंडेंट्स हैं, जो जवाब देने वाले यूजर्स हैं,
उनको कोई जल्दबाजी नहीं है। उनको पता है कि आप अगले दिन आओगे या कुछ घंटों बाद आओगे, तो आपने टाइम बता रखा है। तो वो आराम से फिल करके और आपको बाद में कॉल भी कर सकते हैं कि हमने डेटा फिल कर लिया है। तो ये इसका एक एडवांटेज है। तो क्वेश्चनेयर के बाद अगला जो मेथड आता है सर्वे रिसर्च में, वो होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू आप सबको पता ही होगा क्या होता है। आपने कुछ लोगों ने इंटरव्यू दिया भी होगा। तो इंटरव्यू क्या होता है, एक फेस टू फेस जो है बात होती है, जहाँ पे रिसर्चर और जो रिस्पोंडेंट है वो डायरेक्टली जो है फेस टू फेस उनके बीच में आपस में बात होती है। ये होता है इंटरव्यू मेथड में। तो क्यों यूजफुल है इंटरव्यू मेथड? तो इसमें जो है ऑनेस्ट और डिटेल्ड रिस्पॉन्सेज मिलते हैं। यानी कि जो आपके सामने रिस्पोंडेंट बैठा है उससे आप डिटेल में अपने क्वेश्चन के आंसर या रिस्पॉन्सेज ले सकते हैं। और इसमें जो है फॉलो अप क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। यानी कि आपने कोई क्वेश्चन पूछा, उससे एक नए क्वेश्चन का जन्म हुआ। अब आप वो क्वेश्चन भी उनसे पूछ सकते हैं। यानी कि ढेर सारे क्वेश्चंस का फॉलो अप क्वेश्चन भी आप पूछ सकते हैं। तो ये इंटरव्यू मेथड का एक बड़ा ही एडवांटेज है। जैसे कि अगर आप किसी स्टूडेंट का एक्सपीरियंस समझना चाहते हैं तो उनसे बैठकर डायरेक्टली बात कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट का यूज रिसर्च को सिस्टमैटिक और रिलायबल बनाता है। तो ये सारी चीजें अगर आप सर्वे रिसर्च करते हैं तो आपको पता होनी चाहिए। अब जो है कौन कौन से स्टेप्स जो है इन्वॉल्व हैं सर्वे रिसर्च कंडक्ट करने के लिए। तो सर्वे रिसर्च में डेटा कलेक्ट करने के अलग अलग तरीके होते हैं। अब इनको समझते हैं। अब जो है सबसे पहला इसमें तरीका बताया गया स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। जब आप सर्वे रिसर्च करते हैं तो उसमें इंटरव्यू प्रोसेस तो हमने पढ़ लिया। अब इंटरव्यू प्रोसेस में भी अलग अलग तरीके का इंटरव्यू होता है। तो सबसे पहले आता है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। ये क्या होता है? नाम से ही समझ में आ रहा है, इसमें रिसर्चर पहले से ही क्वेश्चन प्रिपेयर करके ले जाता है और वही क्वेश्चन एक फिक्स्ड ऑर्डर में पूछता है। यानी कि आप कुछ भी नहीं पूछ सकते हैं। एक स्ट्रक्चर में क्वेश्चन आपके लिखे हुए हैं, सेम फॉर्मेट सेम क्वेश्चन, आप ऊपर नीचे अदला बदली कुछ नहीं करते हैं, वही आप उसी तरीके से पूछते हैं। तो वो हो गया स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। अब जो है इसमें एडवांटेज क्या है इसका? डेटा कलेक्ट करना ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमेटिक होता है। इसमें सब रिस्पोंडेंट्स को सेम क्वेश्चन मिलते हैं और आपको उसके जवाब मिलते हैं। तो ये थोड़ा आसान तरीका भी है, इसमें कंफ्यूजन थोड़ा सा कम होता है। अब जो दूसरा मेथड होता है वो होता है अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। ये भी नाम से ही समझ में आ रहा है। तो अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू क्या होता है? इसमें कोई फिक्स्ड क्वेश्चन नहीं होते, बस एक इनफॉर्मल कन्वर्सेशन होती है। यानी कि हम लोग बैठ के रिसर्चर जो है रिस्पोंडेंट से इनफॉर्मल तरीके से कुछ भी पूछ सकता है। कोई इसमें स्ट्रक्चर नहीं होते हैं, कोई फॉर्मेट नहीं होता, लेकिन ये अनस्ट्रक्चर्ड तरीके से भी आप डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो रिसर्चर टॉपिक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछता है इसमें। अब इसमें क्या एडवांटेज होता है? अब जैसे कि इसमें पता चल रहा है कि कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है, तो आप कुछ भी पूछ सकते हैं। तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। रिसर्चर कहीं से भी क्वेश्चन स्टार्ट कर सकता है और स्पॉन्टेनियस क्वेश्चन पूछ सकता है। तुरंत उसके दिमाग में कोई क्वेश्चन आया तो वहां पे वो पुट कर सकता है। कोई और भी मेथड होता है क्या इंटरव्यू में? दो मेथड तो हो गए, स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड। लेकिन हाँ, तीसरा मेथड भी होता है, वो होता है टेलीफोनिक इंटरव्यू। यानी आप टेलीफोन पे भी इंटरव्यू कर सकते हैं। आप लोगों ने बहुत लोगों ने टेलीफोन पे इंटरव्यू दिया भी होगा। तो टेलीफोनिक इंटरव्यू में क्या होता है? सेम इंटरव्यू बस फोन पे होता है। तो ये फोन कॉल के थ्रू डेटा कलेक्ट करने का एक तरीका है। इसका एडवांटेज क्या होता है? टाइम और पैसे दोनों बचते हैं इसमें, क्योंकि रिसर्चर को दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसलिए उसका टाइम भी बचता है और पैसे भी बचते हैं। लेकिन इसकी लिमिटेशन भी है। यानी सिर्फ उन्हीं लोगों से बात की जा सकती है जिनके पास फ़ोन है। तो जिनके पास फ़ोन नहीं है, आप उनसे कैसे बात करेंगे? उनका तो इंटरव्यू भी नहीं हो पाएगा। तो ये इसकी एक लिमिटेशन ज़रूर है। इसका एग्जांपल लिख देता हूँ। जैसे एक कंपनी जो है अपने कस्टमर से फीडबैक लेने के लिए फ़ोन कॉल करती है। आपके पास भी कई कंपनी से फ़ोन कॉल आते होंगे। उनसे प्रोडक्ट के बारे में पूछती है, आपसे भी पूछा जाता होगा। जैसे कि आपको हमारा प्रोडक्ट कैसा लगा, उसमें क्या अच्छी चीज़ लगी, क्या सुधार करने की ज़रूरत है। तो ये सारे जो स्टेप्स होते हैं सर्वे रिसर्च को इफ़ेक्टिव बनाते हैं और अलग-अलग सिचुएशन के लिए यूज़फुल होते हैं ये स्टेप्स। अब जो है समझते हैं टाइप्स ऑफ सर्वे रिसर्च। कितने तरह के सर्वे रिसर्च होते हैं? अब इनको जो है सिंपल एग्जांपल्स के साथ समझते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए हर एक टाइप इसका। तो टाइप्स ऑफ सर्वे रिसर्च में सबसे पहले आता है क्रॉस सेक्शनल सर्वे। क्रॉस सेक्शनल क्या मतलब है इसका? तो इसमें क्या होता है, इसमें डेटा एक ही बार डिफरेंट ग्रुप से कलेक्ट किया जाता है, जैसे एज, जेंडर या
नेशन के बेसिस पर। तो इसके फीचर्स क्या हैं कि ये इकोनॉमिकल और टाइम सेविंग होता है, क्योंकि ये एक ही बार में डेटा कलेक्ट होता है इसमें ढेर सारे लोगों से। जैसे कि एग्जांपल समझते हैं इसका, तब आपको और क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो सोचिए, आपको पता लगाना है कि अलग अलग एज के बच्चे कितना सोशल मीडिया यूज करते हैं। आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया यूज करते हैं, लेकिन आपको ये पता लगाना है कि अलग अलग एज के बच्चे कितना सोशल मीडिया यूज करते हैं। अब इसमें जो है आप 10 साल के बच्चों, 15 साल के बच्चों और 20 साल के बच्चों का, यानी कि यंग अडल्ट जो होते हैं, उनसे भी आप एक ही टाइम पे पूछेंगे अपने क्वेश्चंस। तो इसमें अलग अलग एज ग्रुप के जो है बच्चे होंगे, 10 साल, 15 साल, 20 साल। आप उनसे पूछेंगे आप रोज कितने घंटे सोशल मीडिया यूज करते हैं। तो इससे आपको हर एज ग्रुप का ट्रेंड एक ही टाइम पे मिल जाएगा। तो इसीलिए इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल सर्वे, यानी अलग अलग सेक्शन के लोग, ग्रुप के लोग का आप एक साथ सर्वे करते हैं, इसलिए इसको क्रॉस सेक्शनल सर्वे कहते हैं। और ये एक ही बार करते हैं, तो एक ही बार में आपको ढेर सारा डेटा मिल जाता है। दूसरा जो टाइप होता है सर्वे रिसर्च का, वो होता है लॉन्गिट्यूडनल सर्वे। लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड आपने सुना होगा। ये लॉन्गिट्यूडनल सर्वे क्या होता है? तो ये सर्वे बार बार एक ही ग्रुप से लंबे समय तक डेटा कलेक्ट करता है। यानी एक ग्रुप सेलेक्ट किया आपने और उन्हीं से आप बार बार कुछ कुछ टाइम इंटरवल पे डेटा कलेक्ट करते हैं। तो इसका पर्पस क्या होता है? लॉन्ग टर्म चेंजेस, जैसे बिहेवियर हो गया या एटीट्यूड में जो बदलाव आते हैं, उनको स्टडी करने के लिए यूज होता है ये लॉन्गिट्यूडनल सर्वे। तो क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं जिससे आपको लॉन्गिट्यूडनल सर्वे समझ में आ जाएगा आसानी से। तो सोचिए कि आपको देखना है कि एक ग्रुप के बच्चों का रीडिंग हैबिट कैसे बदल रहा है। एक ग्रुप आपने सेलेक्ट किया, अब आप देखना चाहते हैं कि उन बच्चों का रीडिंग हैबिट कैसे बदल रहा है। तो आप रीडिंग हैबिट कैसे बदल रहा है देखने के लिए एक ही दिन में तो कर नहीं सकते, इसमें आपको टाइम लगेगा, क्योंकि आपको हैबिट उनका बदलते हुए देखना है। तो आप क्या करेंगे, 10 साल के एक ग्रुप से अभी डेटा लेंगे, फिर 12 साल के होने पर, यानी कि जब वो 10 साल के बच्चे 12 साल के हो गए, तो फिर से उनसे आप डेटा लेंगे, और फिर जब वो 15 साल के होंगे तो फिर से उन्हीं बच्चों से डेटा लेंगे आप। तो इस तरह से आप देख पाएंगे कि ये जो बच्चे थे इस ग्रुप में, जब 10 साल के थे, 12 साल के थे, फिर 15 साल के हुए, तो उनकी रीडिंग हैबिट टाइम के साथ कैसे चेंज हो रही है या चेंज हो रही थी, तो आप ये जान पाएंगे। इसीलिए इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल सर्वे, यानी एक ही ग्रुप से काफ़ी टाइम तक आप सर्वे या डेटा कलेक्ट करते रहते हैं। लॉन्गिट्यूडनल जो सर्वे होता है उसमें कुछ टाइप्स होते हैं। टाइप्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़, कौन कौन से स्टडीज़ होते हैं इसमें? ट्रेंड स्टडीज़। ट्रेंड स्टडीज़ क्या होते हैं? इसमें पॉपुलेशन की ट्रेंड को ट्रैक किया जाता है, लेकिन हर बार अलग अलग सैंपल होता है। जैसे कि आप हर साल लाइब्रेरी यूसेज के बारे में सर्वे करते हैं, लाइब्रेरी का यूसेज किस तरीके से हो रहा है। तो पहले साल आप 100 स्टूडेंट से डेटा लेते हैं, अगले साल दूसरे 100 स्टूडेंट से। तो इससे आपको पता चलेगा कि लाइब्रेरी यूसेज का ओवरऑल ट्रेंड कैसे चेंज हो रहा है, चाहे हर साल स्टूडेंट्स अलग अलग ही क्यों ना हो। तो ट्रेंड स्टडीज में क्या होता है, आप ट्रेंड चेक करते हैं, लेकिन अलग अलग टाइम ड्यूरेशन में। तो उसमें जो स्टूडेंट्स हैं वो चेंज हो सकते हैं, लेकिन आपका जो तरीका है वो सेम रहेगा। तो इसलिए इसको बोलते हैं ट्रेंड स्टडीज। लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज में दूसरा होता है कोहॉर्ट स्टडीज। कोहॉर्ट स्टडीज क्या होता है? ये एक स्पेसिफिक ग्रुप पर फोकस करता है, जैसे किसी पर्टिकुलर ईयर के ग्रेजुएट्स। अब कोहॉर्ट स्टडीज को एक एग्जांपल से समझते हैं। तो सोचिए आप 2009 में जो ग्रेजुएट होने वाले स्टूडेंट्स हैं उनका डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। कौन सा डेटा? आप उन्हीं ग्रेजुएट्स को जो 2009 में ग्रेजुएट होने वाले हैं, उन्हीं ग्रेजुएट्स को 2011 में, 2013 में और 2015 में फॉलो करते हैं और देखते हैं कि उनका लाइब्रेरी यूसेज कैसे बदल रहा है, किस तरीके से वो लाइब्रेरी में यूज़ कर रहे हैं लाइब्रेरी का। तो इसमें क्या होता है, हर बार सैंपल अलग हो सकता है, यानी कि स्टूडेंट्स अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन वो सारे स्टूडेंट 2009 के ग्रेजुएट्स ही होते हैं। ये हो गया कोहॉर्ट स्टडीज। तीसरा जो मेथड है वो है पैनल स्टडीज। पैनल स्टडीज में क्या होता है, ये एक ही ग्रुप को बार बार ऑब्जर्व करता है। जैसे कि एक क्लास के स्टूडेंट्स का स्टडी हैबिट ट्रैक करना। तो एक क्लास आपने सेलेक्ट कर लिया, आप हर 6 महीने में उन्हीं स्टूडेंट से डेटा कलेक्ट करते हो, जैसे कि आप दिन में कितने घंटे पढ़ते हो, और ऐसे ऐसे कई क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। तो इससे आपको पता चलेगा कि उनके पढ़ाई के हैबिट्स कैसे चेंज हो रहे हैं टाइम के साथ, यानी कि सेम क्लास
सेम बच्चे हैं, सेम क्लास है, उनका आप डेटा अलग अलग टाइम ड्यूरेशन पे कलेक्ट करते हैं। तो ये हो गया पैनल स्टडीज। ये सारे लॉन्गिट्यूडनल मेथड के तरीके हैं। अब जो है पढ़ते हैं हम लोग स्टेप्स इन कंस्ट्रक्टिंग सर्वे रिसर्च। कैसे सर्वे रिसर्च को कंस्ट्रक्ट करते हैं, बनाते कैसे हैं। अभी हमने पढ़ा था कंडक्ट कैसे करते हैं, कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं। तो सर्वे रिसर्च बनाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं जो हमें सिस्टमेटिकली काम करने में मदद करते हैं। तो सबसे पहला इसमें स्टेप 1 जो होता है वो होता है डिफाइन फ्रेमवर्क, यानी कि सर्वे का पर्पस, कंटेंट और स्कोप डिसाइड करते हैं इसमें। साथ ही कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करना है, जैसे क्वेश्चनर यूज करना है या इंटरव्यू यूज करना है, ये सब चीजें सेलेक्ट करते हैं। तो एक ढांचा हमने तैयार कर लिया अपने सर्वे रिसर्च का, उसी को बोलते हैं डिफाइन फ्रेमवर्क। अब फ्रेमवर्क डिफाइन हो गया, उसके बाद क्या करते हैं, सेकंड स्टेप क्या होता है, कैसे क्या कंस्ट्रक्ट करते हैं। सेकंड स्टेप होता है फ्रेम क्वेश्चंस। क्वेश्चंस ऐसे फ्रेम करने चाहिए जो क्लियर हो और प्रिसाइज हो, यानी कि सवाल जो है शॉर्ट हो, स्पेसिफिक हो और आसान होने चाहिए। जैसे कि अगर आप पूछना चाहते हैं कि स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लासेस के बारे में क्या सोचते हैं, तो आप सिंपल सवाल फ्रेम करेंगे, जैसे कि आपको ऑनलाइन क्लासेस कितनी पसंद है। इसको जो है कॉम्प्लेक्स तरीके से आप नहीं पूछेंगे, लंबे क्वेश्चंस नहीं बनाएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन और बिल्कुल प्रिसाइज। अब जो अगला स्टेप यानी कि थर्ड स्टेप आता है वो होता है चूज रिस्पॉन्स फॉर्मेट। रिस्पॉन्स का फॉर्मेट आप चूज करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, सूटेबल जो रिस्पॉन्स फॉर्मेट होता है उसको चूज करते हैं। तो आपको किस तरीके से रिस्पॉन्स लेना है रिस्पॉन्डेंट से, ये आप चूज करते हैं। जैसे कि सोचिए आपको जानना है कि स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लासेस से कितना सेटिस्फाइड हैं, तो आप लिकर्ट स्केल यूज कर सकते हैं। इसमें क्या करेंगे, जैसे आप क्वेश्चन पूछेंगे आप ऑनलाइन क्लासेस से कितना सेटिस्फाइड हैं, बहुत ज़्यादा, ज़्यादा, ठीक ठाक, कम, बिल्कुल नहीं। तो इस तरीके से आप उनको मल्टीपल आंसर्स प्रोवाइड करेंगे, इसमें से जो रिस्पॉन्डेंट है अपना आंसर इसमें सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये एक तरीका हो गया लिकर्ट स्केल का, जिसमें आप रिस्पॉन्स फॉर्मेट चूज करते हैं। तो रिस्पॉन्सेज आप जब सेट कर लेते हैं उसके बाद अगला स्टेप आता है ऑर्गेनाइज क्वेश्चंस, यानी आप क्वेश्चंस को लॉजिकल सीक्वेंस में ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि रिस्पॉन्डेंट्स आसानी से और इंटरेस्ट के साथ जवाब दे सकें। जैसे पहले जनरल क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि आपको ऑनलाइन लर्निंग कैसी लगती है। फिर स्पेसिफिक क्वेश्चन पे बाद में आते हैं कि आपको किस पार्ट में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। ये थोड़ा स्पेसिफिक क्वेश्चन हो गया। तो आप क्या करते हैं, क्वेश्चंस को एक लॉजिकल सीक्वेंस में ऑर्गेनाइज करते हैं। उसके बाद अगला स्टेप है मेंटेन एथिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिस्पोंडेंट्स के वैल्यूज को रिस्पेक्ट करना और एथिकल गाइडलाइंस फॉलो करना जरूरी है ताकि ऑनेस्ट और अनबायस्ड आंसर्स मिलें। जैसे कि अगर आप सेंसिटिव टॉपिक्स पे सर्वे कर रहे हैं, जैसे मेंटल हेल्थ, तो रिस्पोंडेंट्स को एश्योर करना होगा कि उनकी प्राइवेसी मेंटेन की जाएगी और उनके आंसर्स कॉन्फिडेंशियल रखे जाएंगे। तो इससे जो है वो खुल के अपना जवाब दे पाएंगे। तो एथिकल मेथड फॉलो करना है, एथिकल गाइडलाइंस फॉलो करनी बहुत ज़रूरी है सर्वे रिसर्च में। तो इन स्टेप्स को फॉलो करके आप एक वेल स्ट्रक्चर्ड और इफेक्टिव सर्वे डिज़ाइन कर सकते हैं जो एक्यूरेट और यूजफुल डेटा प्रोवाइड करेगा। कौन कौन से टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं इन सर्वे रिसर्च, ये हम लोग थोड़ा बहुत तो अभी डिस्कशन किया था हमने पीछे, फिर से इसको डिटेल में कर लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इन सर्वे रिसर्च। तो सर्वे रिसर्च में अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस यूज किए जाते हैं जो हमें रिस्पोंडेंट से रिलेवेंट और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले तरीका आता है स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन। ये हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा डिटेल में हम लोग देखेंगे। तो स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन में हमने देखा था एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में हम उनको क्वेश्चंस देते हैं। तो ये क्वेश्चंस प्री प्लान्ड होते हैं और इनका एक फिक्स्ड फॉर्मेट होता है, ये हमने पहले भी बात किया था। और ये जो है एक स्पेसिफिक आंसर्स के लिए डिजाइंड होते हैं। स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन में कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, सबसे पहला होता है डाइकोटोमस क्वेश्चंस। डाइकोटोमस मतलब होता है दो, यानी जिसके दो आंसर हो। तो जिसमें दो ऑप्शन वाले सिंपल क्वेश्चन होते हैं, जैसे यस, नो, ट्रू, फॉल्स, तो इनको बोलते हैं डाइकोटोमस क्वेश्चंस। ये स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस में आते हैं। जैसे कि एग्जांपल, क्या आपके यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस सिस्टम है। इसका ऑप्शन है यस या नो। तो ये हो गया डाइकोटोमस क्वेश्चन का एक एग्जांपल। इसमें जो है रिस्पोंडेंट्स हैं यस या नो में से एक चीज सेलेक्ट करेंगे और आपको डेटा मिल जाएगा। स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन में दूसरा जो तरीका होता है वो होता है लेवल ऑफ मेजरमेंट बेस्ड क्वेश्चन।
तो ये क्वेश्चंस लोगों की कैटेगरीज को मेजर करते हैं। यानी कि जैसे कि आपने लोगों से पूछा कि आप अपनी कैटेगरी बताइए, आप जनरल हैं, ओबीसी हैं, एससी या फिर एसटी हैं, तो आप लोगों की कैटेगरी जान सकते हैं मेजरमेंट बेस्ड क्वेश्चन में। तीसरा जो होता है वो होता है ऑर्डिनल मेथड, रैंक्स और प्रेफरेंसेस। तो ऑर्डिनल में क्या होता है, ये क्वेश्चंस लोगों की प्रेफरेंसेस को रैंक करने के लिए होते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप लोगों से पूछते हैं कि इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अपनी प्रेफरेंस के अनुसार रैंक करिए। आपने सोशल मीडिया के कुछ प्लेटफॉर्म्स दे दिए और आपने लोगों से बोला कि इसको रैंक करिए, नंबर दीजिए 1 2 3। तो 1 मतलब सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं और 3 मतलब सबसे कम पसंद करते हैं। तो इस तरीके से जो हम डेटा लेते हैं वो होता है ऑर्डिनल मेथड। उसके बाद आता है इंटरवल मेथड। इसमें लिकर्ट स्केल जो होता है वो हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, क्वेश्चन स्केल्स के थ्रू रिस्पोंडेंट्स के फीलिंग्स या ओपिनियंस को मेजर करते हैं। जैसे कि आप पूछ सकते हैं आप हमारे स्टोर के कस्टमर सर्विस से कितने सेटिस्फाइड हैं, वेरी सेटिस्फाइड, अनसेटिस्फाइड, न्यूट्रल, सेटिस्फाइड। तो इसमें जो है रिस्पोंडेंट्स अपना आंसर, जवाब जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये था इंटरवल स्केल। अब जो है अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस भी हो सकते हैं एक सर्वे रिसर्च में। तो अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन ज़्यादातर इंटरव्यूज में यूज होते हैं और प्री प्लान्ड नहीं होते हैं, वहीं पे तुरंत तुरंत बनाए जाते हैं। तो ये रिस्पोंडेंट्स के आंसर्स के बेसिस पर इवॉल्व होते हैं। यानी जिस तरीके से रिस्पोंडेंट आंसर करता है उसी के बेसिस पे नए नए क्वेश्चन जनरेट हो सकते हैं और इनफॉर्मल डिस्कशन के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। बहुत ही फॉर्मल डिस्कशन में ये यूज़ नहीं होते। तो अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन में एटमॉस्फेयर कैसा होता है, वहाँ पे इनफॉर्मल एटमॉस्फेयर होता है जिसमें ओपन डिस्कशन होता है लोगों के बीच में। तो इसमें मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन हम किस तरीके से इकट्ठा करते हैं, गैदर करते हैं अनस्ट्रक्चर्ड तरीके में। तो इसमें साइलेंट प्रॉम्प्ट्स, यानी कि रिस्पोंडेंट्स को और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए इनकरेज किया जाता है इसमें। दूसरा जो इसमें तरीका है वो है वर्बल इंकरेजमेंट। तो इसमें जैसे कि आप बोलते हैं कि हाँ और बताएं, तो इस तरीके से जब आप पूछते हैं तो और डिटेल में चीज़ें बताते हैं। जैसे आप पूछ सकते हैं कि हाँ, अच्छा ऐसा ऐसा हुआ था आपके साथ, अच्छा थोड़ा और बताइए इसके बारे में। तो इस तरीके से वो और ज़्यादा डिटेल में चीज़ें बता सकते हैं। तीसरा मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का तरीका इसमें होता है क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस। यानी जब ज़रूरत हो तब क्लियर करने के लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पूछना। आपको लगता है कि कुछ और क्वेश्चन पूछना पड़ेगा मुझे इससे रिलेटेड, तो आप और क्वेश्चन पूछ सकते हैं ताकि और क्लियर तरीके से आपको आंसर्स मिले, इन्फॉर्मेशन मिले। और जो है इसके बाद आता है शो एम्पैथी, यानी कि ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के लिए एम्पैथी दिखाना पड़ता है। आप इस तरीके से रिस्पोंडेंट के साथ बैठें और उसकी चीज़ों को समझें कि जैसे वो आपके साथ ही हुआ है और आप उस चीज़ को बिल्कुल महसूस कर सकते हैं। तो एम्पैथी शो करना पड़ता है ताकि आपका जो रिस्पोंडेंट है आप पे ट्रस्ट कर सके और आपको सही-सही आंसर दे सके। अब जो है अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू कैसे होता है उसका छोटा सा एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे कि इंटरव्यूअर पूछे कि आप अपनी यूनिवर्सिटी के टीचिंग मेथड्स के बारे में क्या सोचते हैं? तो रिस्पोंडेंट बोलता है मान लीजिए, मुझे लगता है कि मेथड्स थोड़ा आउटडेटेड हैं। अब इंटरव्यूअर पूछता है आपको किस एरिया में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत लगती है? यानी कि जैसा कि रिस्पोंडेंट ने आंसर किया उसी के बेसिस पे अगला क्वेश्चन तैयार होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन से रिस्पोंडेंट्स को अपने थॉट्स और एक्सपीरियंसेस ओपनली शेयर करने का मौका मिलता है। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे और समझते हैं प्रिकॉशंस वाइल डिजाइनिंग सर्वे इंस्ट्रूमेंट्स। जब भी एक सर्वे या क्वेश्चनर डिजाइन करते हैं कुछ बातें ध्यान में रखनी जरूरी होती हैं। ये प्रिकॉशंस इंश्योर करते हैं कि सर्वे एक्यूरेट और रिस्पोंडेंट फ्रेंडली हो। तो कौन कौन से प्रिकॉशंस होते हैं? क्वेश्चन शुड बी क्लियर एंड स्पेसिफिक, यानी क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो और स्पेसिफिक हो। क्वेश्चंस ऐसे होने चाहिए जो आसानी से समझ में आए और बिल्कुल क्लियर हो। जैसे कि एक अच्छा क्वेश्चन क्या हो सकता है, आप कितनी बार लाइब्रेरी जाते हैं? ये एक सही तरीके से क्वेश्चन पूछने का तरीका है। लेकिन ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बन जाएगा जब आप पूछेंगे आपका लाइब्रेरी यूसेज कैसा है, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया। तो इसलिए हमेशा सही तरीके से पूछना चाहिए, आसान तरीके से, आप कितनी बार लाइब्रेरी जाते हैं, ये एक आसान तरीका है। तो क्वेश्चन शुड बी क्लियर एंड स्पेसिफिक। दूसरा जो है वो है क्वेश्चन शुड बी रेलेवेंट, यानी क्वेश्चन टॉपिक से जुड़ा हुआ होना चाहिए। सर्वे के क्वेश्चंस उसी टॉपिक से रिलेटेड होने चाहिए जिसके लिए डेटा कलेक्ट कर रहे हैं आप। जैसे कि अगर हम जॉब सेटिस्फेक्शन के बारे में सर्वे कर रहे हैं तो क्वेश्चन कैसे काम का इन्वायरमेंट है इस पर फोकस करेंगे आप। ठीक है। थर्ड जो प्रिकॉशन है वो है क्वेश्चन शुड बी कंसाइज, यानी
छोटे और सीधे होने चाहिए क्वेश्चंस, शॉर्ट और टू द पॉइंट क्वेश्चन होने चाहिए ताकि रिस्पॉन्डेंट्स बोर ना हो और जल्दी आंसर दे सके। जैसे कि लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है, आप लाइब्रेरी में कौन सा मटेरियल सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं और क्यों? ये लॉन्ग क्वेश्चन हो गया। इतना लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए, शॉर्ट क्वेश्चन पूछना चाहिए। आपका फेवरेट लाइब्रेरी मटेरियल क्या है? ये शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। तो क्वेश्चन को शॉर्ट रखना चाहिए और सीधा रखना चाहिए। चौथा जो प्रिकॉशन है वो रिस्पॉन्डेंट शुड बी केपेबल ऑफ आंसरिंग, यानी रिस्पॉन्डेंट को आंसर देने में आसानी हो, ऐसा क्वेश्चन पूछें। तो ऐसे क्वेश्चन पूछें जो रिस्पॉन्डेंट्स की नॉलेज या एक्सपीरियंस के हिसाब से हो। जैसे कि अगर स्टूडेंट से सर्वे कर रहे हैं तो टेक्निकल टर्म्स अवॉइड करनी चाहिए, बहुत टेक्निकल आप टर्म्स यूज़ करेंगे तो लोगों को समझ में नहीं आ सकते हैं। अगला है शो एम्पैथी टू रिस्पॉन्डेंट्स, यानी रिस्पॉन्डेंट्स को संवेदना दिखानी चाहिए। ऐसे क्वेश्चन अवॉइड करें जो किसी को अनकंफर्टेबल या निगेटिव फील कराएं। जैसे कि सेंसिटिव क्वेश्चन क्या हो सकता है, क्या आप कभी फेल हुए हैं? ये थोड़ा सेंसिटिव क्वेश्चन है। फ्रेंडली क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, आपके एकेडमिक्स में कौन से एरियाज में इंप्रूवमेंट की ज़रूरत लगती है? ये एक फ्रेंडली क्वेश्चन हो गया, उसी को आपने अलग तरीके से पूछ लिया, तो आप एम्पैथी शो करें। अगला स्टेप है अवॉइड बायस इन क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन में बायस ना हो। क्वेश्चन और रिस्पॉन्सेज दोनों में बायस फ्री होना चाहिए ताकि रिजल्ट्स फेयर और एक्यूरेट हो। बायस्ड क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं? अगर आप पूछे क्या आप नहीं सोचते कि लाइब्रेरी सर्विस बेस्ट है, यानी आप उसको फोर्स कर रहे हैं एक तरीके से। न्यूट्रल क्वेश्चन क्या होगा, आप लाइब्रेरी सर्विस के बारे में क्या सोचते हैं? ठीक है, तो ये प्रिकॉशंस इंश्योर करते हैं कि सर्वे सही डेटा कलेक्ट करे और रिस्पॉन्डेंट्स के एक्सपीरियंसेस को पॉजिटिव बनाए। अब जो है एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ सर्वे रिसर्च, यानी सर्वे रिसर्च के क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या नुकसान हैं। तो सर्वे रिसर्च के कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसान होते हैं। ये चीज़ें सर्वे डिज़ाइन और एग्जीक्यूशन के वक्त ध्यान रखनी चाहिए। तो एडवांटेजेस कौन कौन से होते हैं? कन्वीनियंट एंड इकोनॉमिकल, सर्वे रिसर्च जो होता है आसान होता है और सस्ता होता है। सर्वे रिसर्च करना आसान होता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, ये टाइम और रिसोर्स दोनों बचाता है। जैसे कि एक ऑनलाइन सर्वे एक ही बार में कई लोगों तक पहुंच सकता है, जो टाइम और पैसे दोनों बचाता है। दूसरा इसका एडवांटेज होता है कि लंबे समय तक स्टडी किया जा सकता है, एक्सटेंडेड स्टडी पीरियड होता है इसमें, यानी लॉन्गिट्यूडनल सर्वेज में हम समय के साथ होने वाले चेंजेस को ट्रैक कर सकते हैं। अगर हम किसी के हेल्थ हैबिट्स को 5 साल तक ट्रैक करें तो हम रिसेंट एडवांसमेंट्स या लाइफस्टाइल चेंजेस को जान सकते हैं, पकड़ सकते हैं उसको। तीसरा जो एडवांटेज होता है वो होता है वेल ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस, यानी अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस होता है। सर्वे का प्रोसेस स्ट्रक्चर्ड होता है जिसमें पर्पस क्लियरली डिफाइंड होता है, जिससे रिस्पॉन्डेंट्स ऑनेस्टली रिप्लाई करते हैं। जैसे कि अगर सर्वे का ऑब्जेक्टिव क्लियरली समझा जाए तो रिस्पॉन्डेंट्स खुलकर अपने आंसर्स देते हैं। अब इसके एडवांटेजेस के साथ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? सबसे पहले तो प्राइवेसी कंसर्न्स होते हैं इसमें, जैसे कि ग्रुप इंटरव्यूज या पब्लिक सर्वेज में रिस्पॉन्डेंट्स की प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। वो बहुत सी चीज़ें छुपा ले जाएंगे, प्राइवेसी की वजह से नहीं बोलेंगे, जिससे वो ऑनेस्टली जवाब नहीं देते। जैसे कि अगर किसी सेंसिटिव टॉपिक पर डिस्कशन हो रहा हो तो लोग अपने ट्रू ओपिनियन शेयर करने से कतराते हैं। तो ये प्राइवेसी कंसर्न्स एक डिसएडवांटेज होता है सर्वे मेथड का। हाई एट्रिशन रेट्स, यानी कि हाई ड्रॉप आउट रेट्स। लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज में कई बार रिस्पॉन्डेंट्स बीच में ही सर्वे छोड़ देते हैं, क्योंकि हम लॉन्गिट्यूडनल में क्या करते हैं, काफ़ी टाइम तक एक ही जन को या फिर एक ही ग्रुप को स्टडी करते हैं, तो उसमें लोग बीच में ही छोड़ देते हैं, जिससे क्या होता है स्टडी के रिजल्ट्स पर फर्क पड़ता है। जैसे कि अगर एक 3 साल की स्टडी में लोग बीच में ही छोड़ के चले गए तो डेटा इनकम्प्लीट रह जाता है। तो ये जो फायदे और नुकसान है सर्वे रिसर्च की प्लानिंग और एग्जीक्यूशन के दौरान ज़रूर कंसीडर करने चाहिए ताकि रिजल्ट्स एक्यूरेट और रिलायबल हो। कुछ डिफिकल्टीज होती हैं जो सर्वे रिसर्च में आती हैं, कुछ इश्यूज भी आते हैं। तो सर्वे रिसर्च करने के दौरान कई चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स आते हैं, इन्हें ध्यान में रखना ज़रूरी होता है ताकि सर्वे से रिजल्ट्स एक्यूरेट और यूजफुल हो। तो सर्वे टाइप, तो सर्वे का सही मेथड चूज करना बहुत ज़रूरी है, जिसमें पॉपुलेशन की लैंग्वेज, लोकेशन और फिजिबिलिटी का ध्यान रखना चाहिए। तो सर्वे टाइप, कौन सा सर्वे टाइप आपको चूज करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना चाहिए। और इसमें डिफिकल्टी भी आती है, जैसे अगर रूरल एरिया में सर्वे करना हो तो फेस टू फेस इंटरव्यू ज़्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं, जबकि अर्बन एरिया में करना हो तो ऑनलाइन सर्वेज काम आते हैं। दूसरा जो है क्वेश्चन डिज़ाइन करने में इशूज आ सकते हैं, यानी कि क्वेश्चंस को क्लियर, स्पेसिफिक और ऑडियंस के लिए अप्रोप्रिएट बनाना चाहिए ताकि लोग एक्यूरेटली जवाब दे सकें। तीसरा होता है अवॉइड बायस, यानी बायस नहीं रखना चाहिए। सर्वे को ऑब्जेक्टिविटी के साथ कंडक्ट करना चाहिए जिसमें पर्सनल बायस या प्रिजुडिस का कोई असर ना हो। चौथा एडमिनिस्ट्रेटिव प्लानिंग, यानी कि सर्वे करने से पहले कॉस्ट,
फिजिबिलिटी और टाइम की प्लानिंग बहुत ज़रूरी है ताकि सर्वे स्मूथली एग्जीक्यूट हो सके। जैसे कि अगर एक सर्वे का बजट क्लियर ही ना हो और मिडवे फंडिंग खत्म हो जाए तो सर्वे कंप्लीट नहीं हो पाएगा, जो वेस्ट ऑफ टाइम एंड रिसोर्स दोनों होगा। तो ये जो डिफ़िकल्टीज़ और इश्यूज़ हैं, पहले से एड्रेस करने से सर्वे रिसर्च ज़्यादा इफ़ेक्टिव और रिलायबल बन सकता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो सर्वे रिसर्च के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और मैंने कोशिश की है बहुत सारे एग्जांपल्स देके समझाने की, एक-एक टॉपिक को कवर करने की और बहुत मेहनत की है इसके पीछे। आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को ताकि ढेर सारे लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिल सके और इससे फ़ायदा पहुँच सके उनको। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी सो केयरफुली एंड गिविंग योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू फ्रॉम पीएक्स मॉम। अगर आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और आपके कुछ इनपुट्स या फिर क्वेरीज हैं तो कमेंट करें। आपके इनपुट्स और फीडबैक से ही हम अपनी इस कोशिश में और इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। सो कीप लिसनिंग, कीप लर्निंग। सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।